अगली बड़ी खबर की करते हैं। नागपुर को सुलगाने वाले दंगाइयों के खिलाफ पुलिस का एक्शन नॉन स्टॉप जारी है। मास्टरमाइंड समेत 90 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 1000 से ज्यादा संदिग्ध पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर हैं। अफवाह गैंग और डिजिटल दंगाइयों पर भी नकेल कसी जा रही है, यानी कि वो लोग जिन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर लोगों को 4 घंटे पहले से ही उकसाना शुरू किया था, भड़काना शुरू किया था। लेकिन इस बीच नागपुर हिंसा को लेकर पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी साजिश के एंगल जुड़ते जा रहे हैं और उसकी भी जांच हो रही है। नागपुर में सुरक्षा के कैसे हालात हैं, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए साइबर सेल से लेकर पुलिस कैसे कार्रवाई कर रही है, वो बताएं। उससे पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश से साजिश के क्या क्या सबूत मिले हैं वो आपको बताते हैं। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर, नागपुर हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर जो है वो आपको बताएं कि इसका जो कनेक्शन है वो देखिए सीमा पार से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी उधर से क्या इंस्ट्रक्शंस मिले थे, क्या जो अफवाह फैलाने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए थे वो पाकिस्तान और बांग्लादेश से दिए गए थे। हिंदुओं को चुन चुन कर टारगेट करने का निर्देश किसने दिया था, क्योंकि इस पूरे जो हिंसा की तस्वीरें सामने आई उसमें हमने देखा कि हिंदुओं के घरों को, हिंदुओं के दुकानों को और हिंदू समुदाय के लोगों को खासतौर पर टारगेट किया गया था, उन मकानों को टारगेट किया गया था। तो ऐसे में अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। साइबर पुलिस के रडार पर ये तमाम एंगल्स भी हैं। और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, नागपुर हिंसा में बांग्लादेश से साजिश की आशंका जुड़ती जा रही है। बांग्लादेश से हिंसा की साजिश के एंगल की जांच भी तेज हो गई है। साइबर पुलिस के रडार पर बांग्लादेशी फेसबुक यूजर हैं। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश से साजिश के एंगल से अब हिंसा की जांच आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। नागपुर साइबर सेल की जांच में दरअसल कई सबूत भी सामने आए हैं। बांग्लादेश से मिली नागपुर में और दंगे की धमकी, बांग्लादेश ऑपरेटेड फेसबुक अकाउंट की हालांकि पहचान भी की जा रही है। बांग्लादेशी यूजर ने बड़े पैमाने पर दंगे की धमकी दी, यानी कि आगे भी इस तरह के दंगे होंगे, इस तरह की धमकी दी गई है। सोमवार को हुआ दंगा एक छोटी घटना है। बांग्लादेशी यूजर ये लिखता है भविष्य में और भी बड़े ऐसे दंगे होंगे। इसके सीधा इसका कनेक्शन यानी बांग्लादेश से जुड़ रहा है। देखिए बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार इतने वक्त से हो रहा है वो हम सब जानते हैं। और ऐसे में अब क्या हिंदुस्तान में भी हिंदुओं पर हमले की साजिश बांग्लादेश से रची जा रही है, ये सवाल उठ रहा है। बांग्लादेशी फेसबुक अकाउंट की जांच में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने फेसबुक से अकाउंट को ब्लॉक करने को भी कहा है ताकि अफवाह इस तरीके से नहीं फैलाई जा सके, धमकी नहीं दी जा सके। लेकिन नागपुर में क्या हालात हैं, ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है, वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं, क्योंकि जो दंगा हुआ उसके बाद कोशिश यही है। और हमारे साथ देखिए हमारे जो सहयोगी हैं राकेश त्रिवेदी वो जुड़े हुए हैं, साथ ही शिवानी मिश्रा भी नजर आ रही है। राकेश, फिलहाल सबसे पहले तो ये बताइए और कौन कौन से एंगल से जो जांच है वो आगे बढ़ाई जा रही है, क्या एक्शन और क्या ग्राउंड जीरो पर हालात? देखिए एक एंगल ये भी है कि जो दंगाई थे उन्हें फंडिंग क्या कोई मिली थी या किसी संगठन से मिली थी। और जिस मास्टरमाइंड का नाम सामने आ रहा है फहीम खान जिसका नाम है, वो शख्स जो है क्या वो सिर्फ एमडीपी पार्टी से ही कनेक्टेड था या फिर उसके आगे कोई और थे, क्या उन्हें किसी एनजीओ से या किसी दूसरे संगठन से जो कोई फंडिंग मिली थी या नहीं मिली थी, ये एक जांच का विषय है। दूसरा एक बड़ा जांच का विषय ये है कि जो अब तक गिरफ्तार किए गए जो लोग हैं, तकरीबन 84 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इनमें से किसी भी का कनेक्शन किसी प्रतिबंधित संगठन कोई बैंड आउटफिट के साथ है या नहीं, इसको लेकर के भी जांच की जा गई है। जैसे कि आपने बताया सोशल मीडिया पर एक धमकी वाला जो पोस्ट आया था उसे जब ट्रैक किया गया तो वो उसकी जो लोकेशन है वो बांग्लादेश से पता चली। और यही वजह है कि अब इसके अंदर एटीएस तो पहले से जांच में जुटी हुई थी, अब एनआईए जो है वो भी इस मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिर कहीं इसका कनेक्शन किसी देश विरोधी संगठनों से तो नहीं। तो इस मिलाकर के ग्राउंड पर नागपुर से लेकर के देश और विदेश तक के जो अब कनेक्शन है और जो खासतौर से इन्वेस्टिगेशन है उसका दायरा बढ़ चुका है। बिल्कुल राकेश, आप बने रहे हमारे साथ। शिवानी का भी रुख कर लेते हैं। शिवानी, कल आपकी रिपोर्ट हमने देखी, हर उस संवेदनशील जगह पर जाकर के आपने ग्राउंड जीरो से हालात भेजे हैं, लेकिन ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि बाहर से सीमा पार से अगर इस तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं कि हिंदू समुदायों को खासतौर पर टारगेट करो, तो इसकी जांच होनी और कौन कौन से लोग इससे जुड़े हुए हैं यहाँ नागपुर में, इन सब की जो तलाश है वो जल्द से जल्द और धरपकड़ बहुत जरूरी है। बिल्कुल, देखिए लगातार अगर इस सवाल पर ध्यान दिया जाए कि जिस तरीके से इंटरनेशनल इलिसिट ट्रांजैक्शंस की चर्चा चल रही है, इंटरनेशनल एंगल्स की चर्चा चल रही है, तो हमने देखा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय से भी लगातार जो है वो बांग्लादेशियों के खिलाफ जो गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं उनके खिलाफ जो है जांच के आदेश दिए गए हैं। और इसीलिए जो 84 लोग गिरफ्तार हुए हैं और जो सीसीटीवी में है उनकी शिनाख्त करके ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है क्या ये भी नागपुर में किसी गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे, ऐसे लोगों के साथ रह रहे थे जो कि पहले से
ही इलीगली यहाँ रह रहे हों या इलीगली नॉन रजिस्टर्ड व्यापार कर रहे हों, और इसीलिए खतरा मंडराते जा रहा है कि किस तरीके से जो एक खास कम्युनिटी है वो दूसरी कम्युनिटी के ऊपर भारी पड़ने की कोशिश कर रही है, और जो सुरक्षा करने के लिए पुलिसकर्मी आगे आते हैं उनके ऊपर सीधे सीधे वार किए जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश नागपुर से की गई थी कि जो कि भारत का केंद्र बिंदु है, तो भारत के केंद्र बिंदु से ये एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई थी कि अगर हम बीचों बीच आपके घर में घुसकर हमला कर सकते हैं तो हम और भी किस तरीके से उपद्रव मचा सकते हैं। और इसीलिए जांच एजेंसियां जो हैं वो हर बड़े स्तर पर हर छोटी से छोटी बारीकियों की जांच कर रही है। एक बार तस्वीर आपको यहाँ पर लगातार पंकज दिखाएंगे कि कैसे कर्फ्यू का आलम जारी है, पुलिस सुरक्षा में जुटी हुई है। फिलहाल भी आम जनमानस जो है उन्हें अभी भी इन इलाकों में सामान्य रूप से घूमने की आजादी नहीं है, लेकिन जैसा कि राकेश बता रहे थे कि जब से बांग्लादेशी एंगल इसके अंदर जांच किया जा रहा है तो जो मॉनिटरी ट्रेल है उसकी जांच सबसे ज्यादा अहम तौर पर की जाएगी। सही कह रही है शिवानी। राकेश, आप दोनों हमारे साथ बने रहे, मैं लौटूंगी आपके पास। एक बड़ी खबर से जुड़ी हुई सामने आ रही है। हिंसा की जांच को लेकर वॉर मोड में नागपुर साइबर सेल है। साइबर एक्सपर्ट्स लगातार ई दंगाइयों पर पैनी नजर रखे हुए हैं, क्योंकि 126 से ज्यादा भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट किए गए थे, उनकी पहचान की गई है। नागपुर साइबर सेल ने हिंसा से जुड़े भड़काऊ पोस्ट और अफवाह फैलाने वाले जो लोग थे उनके मामले में अभी तक 2 दर्जन से ज्यादा संदिग्धों के खिलाफ 4 एफआईआर दर्ज कर ली है। साथ ही सैकड़ों सोशल मीडिया पोस्ट और हैंडल अभी साइबर एक्सपर्ट्स की रडार पर है, क्योंकि जब ये डिटेल सामने आ रही है, कार्रवाई हो रही है, तो ये भी पता चला है कि कैसे मोबिलाइज किया गया था। जो दहशतगर्द थे, जो दंगाई थे, उनको मोबिलाइज किया गया, एक साथ इकट्ठा किया गया, और वो देखकर लग भी रहा था जैसे हथियार, पत्थर, तलवारें, लाठी डंडे, बांस बल्लियां इन दंगाइयों के हाथों में थे। वो अचानक से नहीं हो सकता, ये पहले से ही प्री प्लान था, यानी अफवाहों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए इकट्ठा किया गया, ये हथियार इकट्ठा किए गए और उसके बाद टारगेट किया गया। और नागपुर पुलिस ने बुधवार को हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान को गिरफ्तार किया। फहीम खान को 21 मार्च तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया। फहीम खान ने 500 से ज्यादा दंगाइयों को इकट्ठा किया था और फिर हिंसा को बढ़ावा दिया था। हमारे सहयोगी नागपुर में उस जगह पर पहुंचे जहां पहले फहीम खान की पार्टी का दफ्तर हुआ करता था, लेकिन लंबे समय से फहीम का ये दफ्तर बंद है। हमारे सहयोगी राकेश त्रिवेदी की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रकरण सामने आया और पुलिस वालों ने नागपुर के मोमिनपुरा इलाके में हैदरी कॉम्प्लेक्स में ये वो शॉप है जिस शॉप को माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी का पहले दफ्तर जो है वो रजिस्टर किया गया था। फिलहाल यहाँ पर अब पार्टी का कोई बोर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पर अब उन्हीं से जुड़ा हुआ यहाँ पर एक चैरिटेबल क्लिनिक और एक दूसरे यहाँ पे एक कुछ संस्था जो है उसका बोर्ड लगाया गया है। आसपास के लोगों के मुताबिक यहीं पे पहले पार्टी जो है यहाँ से ऑपरेट होती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर पार्टी का बोर्ड नहीं है। जहाँ तक बात मैं कहूँ फहीम शमीम खान की, जिसे पुलिस ने आरोपी बनाया है, आसपास के लोगों के मुताबिक ये दुकान उनकी है। हालांकि चूंकि यहाँ पर कर्फ्यू है इसलिए कई दिनों से ये दुकान बंद है। आसपास में कई सारी दुकानें बंद है। जब संचारबंदी हटेगी तब ये दुकान खुलेगी। इस नंबर पे भी हमने लगातार कोशिश की कांटेक्ट करने की, लेकिन जो है वो किसी से बातचीत अब तक नहीं हो पाई है। इलाका दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर तमाम जो दुकानें हैं वो दुकानें इस वक्त बंद हैं और फिलहाल फहीम शमीम खान जो है वो पुलिस हिरासत में है। कई गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे हैं। 500 से 600 की जो भीड़ इकट्ठा हुई वो हथियारों के साथ इकट्ठा हुई। उसके बाद में उन्होंने पुलिस पर अटैक किया। जो महिला पुलिसकर्मी है उनके साथ उस भीड़ ने छेड़छाड़ की और इस तरीके से दंगे जो है वो आगे फैले। फिलहाल फहीम शमीम खान क्या इस वाकई में इस पूरे केस का मास्टरमाइंड है या फिर महज एक प्यादा और उनके पीछे कोई दूसरा बड़ा नाम शामिल है या नहीं, इसको लेकर के नागपुर पुलिस जांच में जुटी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट विनायक वेंगुर्लेकर के साथ राकेश त्रिवेदी, टाइम्स नाउ, नौभाग। नागपुर हिंसा पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिसने भी ऐसा किया उसे कब्र से खोदकर भी बाहर निकालेंगे, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, कठोरतम कार्रवाई होगी और तय समय में होगी। नागपुर पुलिस ने मास्टरमाइंड फहीम समेत 90 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। दंगाइयों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी की 18 टीमें काम कर रही हैं और 1000 से ज्यादा संदिग्ध सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर हैं। इन सबके साथ ही हिंसा के पाकिस्तान और बांग्लादेश से साजिश की आशंका के एंगल से भी जांच हो रही है। शाहीन बाग में जब प्रदर्शन हो रहा था तो याद होना चाहिए कि पाकिस्तान के एक संगठन ने पाकिस्तान से ये बयान दिया था कि शाहीन बाग को हमने डिजाइन किया है। तो ऐसे शाहीन बाग की मिसाल देकर और उसके बाद जंतर मंतर में प्रदर्शन करके और उसके बाद नागपुर में दंगा, कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसे बयानों के ऊपर रोक भी लगनी चाहिए और कार्रवाई भी होती है।
और सूफी फाउंडेशन के अध्यक्ष कशिश वारसी ने वक्फ बिल का विरोध कर रहे मौलानाओं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेताओं के जिन भड़काऊ बयानों को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं वो भी सुनवाते हैं, क्योंकि जंतर मंतर के मन से जिस दिन ये तकरीरें हुई उस दिन रात में नागपुर में हिंसा हो गई, यानी इसका कनेक्शन नागपुर से जुड़ा है। अब ये कोई संयोग है या प्रयोग, ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। ये भी मुमकिन है कि शाहीन बाग की तर्ज पर कोई एहतजाज किया जाए तो कहने वाले एक शख्स ने कहा कि जलियांवाला बाग को नहीं भूलना चाहिए। कल डायर के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो सुन लीजिए, आपकी गोलियां कम पड़ जाएंगी, हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। कुर्बानी की जरूरत होती है। आप लड़ाई लड़ेंगे और आराम से बैठे रहेंगे, काम नहीं होगा कि बस इनफ बहुत हो गया। तो कुर्बानी देने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। तो अब सिर्फ सड़क से काम नहीं चलेगा, थोड़ी तकलीफें रसन, फिर थोड़ी सी तकलीफेदार, उसके बाद है दोस्तों आराम ही आराम है। तो सुना आपने, नागपुर हिंसा से जुड़े नए नए खुलासे हो रहे हैं। नागपुर में कश्मीर पैटर्न का भी इस्तेमाल किया गया था, यानी पथराव का जो कश्मीर का पुराना पैटर्न आपको याद होगा, वैसा ही कुछ पथराव का पैटर्न यहां पर था। तो क्या था आपको बताते हैं। नागपुर में पथराव का पैटर्न कश्मीर के पथराव जैसा रहा। मैसेज भेजकर 4 घंटे में भीड़ को मोबिलाइज किया गया, इकट्ठा किया गया। हमले के लिए आसपास के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, जो आसपास कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, जिसने इसकी जानकारी पुलिस कमिश्नर ने भी दी थी हमसे बातचीत के दौरान। आम लोगों के साथ पुलिस को भी वैसे ही टारगेट किया गया जैसे कश्मीर में किया जाता रहा है। इसीलिए पुलिस और एजेंसियां कश्मीर स्टोन पेल्टिंग पैटर्न के एंगल से भी जांच कर रही। तो कई सारे जो एंगल्स हैं वो निकलकर नागपुर हिंसा से जुड़े हुए सामने आ रहे। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं इससे जुड़ी हुई। नागपुर में अब भी एक्टिव है अफवाह गैंग। अफवाह फैलाकर माहौल बिगाड़ने की साजिश हो रही है। यानी सोचिए जरा कि इतनी नकेल कसी गई है, 90 से ज्यादा आरोपियों को पकड़ लिया गया है, बावजूद इसके जो अफवाह गैंग है वो अभी भी उकसा रहा है, वो अभी भी झूठ और भ्रम फैला रहा है। अफवाह फैलाकर माहौल बिगाड़ने की साजिश हो रही है। कई इलाकों में देखिए नागपुर के अभी इस वक्त कर्फ्यू लगा हुआ है, सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी गई है, बावजूद इसके अफवाह गैंग सक्रिय है। ये अभी थोड़ी देर पहले अफवाह फैली है कि जो मोहम्मद इफ्तिखार था हमारा साला है वो मेडिकल में एक्सपायर्ड हो गया है। बाकी ऐसा कुछ है नहीं, वो सही सलामत है, जिंदा है। अभी हमने बात करके आए हैं, वो अभी अस्पताल में उनका सही सलामत। हाँ सही सलामत, खाली अफवाह फैलाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये अफवाह लोग क्यों फैला गए हैं, कुछ वजह आपको पता चली? ये हम नहीं बता सकते। राकेश का रुख कर लेते। राकेश, महाराष्ट्र में अगर पिछले हाल के कुछ ऐसे हिंसाओं के पैटर्न देखें तो सोशल मीडिया का बड़ा इस्तेमाल किया गया है लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, अफवाह फैलाने के लिए, और यहाँ भी नागपुर में भी हमने देखा, इससे पहले संभाजीनगर में भी देखा था। जरा इस पैटर्न के बारे में समझाइए और इसको लेकर के साइबर सेल कैसे काम कर रहा है वो भी बताइए दर्शकों को। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पैटर्न हमें बदलापुर में दिखाई दिया था, हमें मुंबई से सटे मीरा भाईंदर में दिखाई दिया था, यही पैटर्न कोल्हापुर के दंगों में दिखाई दिया था। तीनों ही दंगे जब हमने कवर किए थे तो ये पैटर्न दिखा था। वही पैटर्न यहाँ नागपुर में भी दिखाई देगा कि खास तौर से एक समाज को, एक धर्म विशेष को जो है उकसाने के लिए इस तरीके का क्यों अफवाह जो है वो फैलाई जाती है, ताकि लोग जो है गुस्से में आ जाए, और गुस्से में आने की वजह से वो बाद में उसे वेरीफाई नहीं करते, फैक्ट चेक नहीं करते, और जो फेक न्यूज की जो आर्मी है वो ये सब कुछ एक्टिवेट करती है। उसके बाद में भीड़ इकट्ठा हो जाती है, और जो गुस्साई भीड़ है वो उसको काबू कर पाना ये किसी भी एजेंसी के लिए मुश्किल हो जाता है। नागपुर में भी हमने देखा कि सबसे पहले हरी चादर को लेकर के एक अफवाह फैलाई गई कि ये जो है धर्म से जुड़ी हुई चादर थी, जबकि इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि उस पर वो धर्म से जुड़ी हुई कोई चादर नहीं थी। उसके वीडियो के साथ में तमाम युवाओं को खास तौर से जो है उनको उकसाया गया, जिसके बाद में भीड़ इकट्ठा की गई, और आसपास में जो कंस्ट्रक्शन साइट है वहां से पत्थर जमा किए गए, और उसके बाद में पथराव किया गया। और उसी वक्त जो है कुछ असामाजिक तत्व जो होते हैं वो इसी भीड़ का फायदा उठाते हुए अपने मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, यानी कि लोगों को मोबिलाइज करके, उकसा भड़का के, अफवाह फैला करके भीड़ इकट्ठा की जाती है। शिवानी, कैसे साइबर सेल की नजर इन पर है, क्या एक्शन इसको लेकर हुआ है? और देखिए, सबसे पहले तो जो सीसीटीवी कलेक्ट किए गए थे उनसे पता लगाने की कोशिश की जा रही है। साइबर सेल का सबसे पहला काम यह है कि कर्फ्यू लगने के बाद भी सोशल मीडिया पर किस तरीके से इस चीज की वीडियोस को, फोटोज को साझा किया जा रहा है। आपको बताते चले कि इसके पहले हमने देखा था कि छत्रपति संभाजी नगर के अंदर एक सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से दंगे जैसे हालात शुरू हो गए थे, जहां पर इसी तरीके का कर्फ्यू लगा था, और उस समय भी सोशल मीडिया का रोल सामने आया था। और इसीलिए यहाँ पर साइबर सेल द्वारा ये जानकारी ली जा रही है कि आखिर ये जो लोग
अरेस्ट हुए हैं सबसे पहले, इनकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मॉनिटरिंग की जाएगी कि ये किन्हें फॉलो करते हैं, इनके फॉलोवर्स कौन है, इनके जो डिटेल्स है सोशल मीडिया अकाउंट के कि किससे बातचीत करते हैं, ये सारी चीजें निकाली जाएंगी कि इनके सर्च इंजन में क्या होता है, ये किन चीजों को सर्च करते हैं। क्योंकि अगर इसके पहले महाराष्ट्र के अंदर होने वाले छोटे मोटे या बड़े से बड़े दंगों की बात की जाए तो आप देखेंगे कि कई सारे जो उग्रवादी संगठन हैं या फिर जाकिर नाइक जैसे लोग हैं, इनकी बयानबाजी भाषणों से ज्यादा प्रेरित होकर लोग ऐसे काम करते हैं। बहुत तो क्या जरूरी वैसे है कि तत्वों का ये इसके जो अंदर दूसरों का काम है ब्रेन या वॉश नहीं, कर रहे हैं, ये बाहें कौन फैला सी करके ऐसी- मोबिलाइज कर रहे हैं, भीड़ को हिंसा को भड़का रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त एक्शन हो। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश और शिवानी जानकारी फिलहाल देने के लिए। आगे भी